हर शहर की कुछ अनकही कहानियाँ होती हैं, हर होटल की कुछ छुपी हुई यादें और हर इंसान के दिल में एक ऐसा राज जो जुबां तक आते आते रुक जाता है। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी ही कहानी में जहां मोहब्बत हर मोड़ पर एक नया रंग बदलती है। नाम है होटल का वो स्टाफ। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द साइलेंट पेन अनकही कहानियों में, जहाँ कहानियाँ सिर्फ शब्द नहीं रहती बल्कि आपकी आत्मा को छू जाती हैं। यहाँ हर कहानी एक एहसास है, कभी बचपन की याद, कभी मोहब्बत की मिठास, कभी संघर्ष की आग तो कभी उम्मीद की रोशनी। कहानियाँ जो आपको याद दिलाएं कि इंसानियत, प्यार और जज्बात इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, अपने दिल के दरवाजे खोलिए और चलिए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा पर जहाँ शब्द नहीं एहसास बोलते हों। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम मान्या है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। ये कहानी मेरी खुद की है। समय बीत गया, यादें गुजर गईं, मगर वो खूबसूरत सा एहसास मेरे दिल में आज भी है। मैं बहुत थक चुकी थी। होटल की लॉबी में कदम रखते ही मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। 5 सितारा होटल का ठंडा माहौल और चुप्पी मुझे राहत दे रही थी। रिसेप्शन पर खड़े मैनेजर ने मुस्कुराते हुए मुझे मेरा कार्ड की थमाया। मिस आहूजा, आपका कमरा तैयार है। 1407, 14 फ्लोर। मैंने सिर हिलाया और झूठी मुस्कान दी। लिफ्ट में कदम रखते हुए मैंने एक गहरी सांस ली। लिफ्ट की दीवारों पर लगे शीशों में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, हल्का सा मस्कारा फैला हुआ और थका हुआ चेहरा। मैंने कभी भी इस तरह खुद को नहीं देखा, क्योंकि मैं हर वक्त खुद को फिट और फाइन रखने में विश्वास रखती थी। लेकिन एक दिन में कई मीटिंग्स और फ्लाइट्स ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। कमरा खुलते ही मुझे सबसे पहले उस मखमली बिस्तर के एहसास ने खींच लिया। सूटकेस को कोने में रखकर मैं सीधा बेड पर गिर पड़ी। पर्दों से छन कर आती हल्की धूप और एसी की ठंडी हवा ने मुझे नींद में ढकेल दिया। मैं मान्या आहूजा। नाम सुनकर लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता की कहानी, बिजनेस वूमेन, करोड़ों की कंपनी, लग्जरी गाड़ियाँ, मीडिया कवरेज और भी बहुत कुछ। लेकिन असलियत में मैं एक आम लड़की हूँ जिसने हर चीज़ पाई, लेकिन बस मोहब्बत में मात खा गई। कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की ने अपनी मेहनत से दुनिया जीती, वो किसी एक इंसान के प्यार के आगे हार जाएगी। पर मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, वो आपको घुटनों पर ला देगी। रात के करीब 9 बज रहे थे जब किसी ने मेरे रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। रूम सर्विस। एक मुलायम और आकर्षक आवाज़। मैंने बिना देखे ही कहा, दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खुलने की मुझे हल्की सी आवाज़ आई। मैंने करवट बदली और देखा कि एक लंबा, स्मार्ट नीली शर्ट और काली पैंट पहने होटल स्टाफ लड़का मेरे सामने खड़ा था। उसके हाथ में मेरा डिनर ट्रे था। गुड इवनिंग मैम, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी सादगी थी। मैंने सिर हिलाया। वहाँ रख दो। वो चुपचाप ट्रे टेबल पर रख कर पीछे हट गया। मैंने देखा कि वो जाते जाते पलटा और मेरी तरफ देखा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर वो चुप रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो मुझे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने पहली बार किसी होटल स्टाफ के चेहरे को इतनी देर तक निहारा, क्योंकि उसकी आंखें साधारण नहीं थी, उसमें कुछ अलग जादू था। अगली सुबह
मीटिंग के लिए निकलने से पहले मैंने कॉफ़ी मंगवाई। फिर वही स्टाफ कॉफ़ी लेकर मेरे कमरे में आया। गुड मॉर्निंग मिस आहूजा, उसने फिर मुस्कुराकर कहा। गुड मॉर्निंग, मैंने पहली बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप थक गई हैं शायद। कल रात मैंने देखा, उसने सहजता से कहा। मैं चौंकी। इसे कैसे मालूम? फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा चेहरा ही सब कुछ बयां कर रहा था। मैंने कहा, हाँ, मीटिंग बहुत लंबी थी। वो हल्का सा हंसा। मैं समझ सकता हूँ। उसकी आवाज़ में एक अपनापन था, जैसे कोई पुराना दोस्त मेरा हाल पूछते हुए कह रहा हो। मैंने नोट किया कि वो काफ़ी बाकी स्टाफ से अलग है, क्योंकि न उसका तरीका बनावटी था और न उसकी मुस्कान। मेरे मन में अचानक उसका नाम पूछने की इच्छा हुई और मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो थोड़ा मुस्कुराया। फिर उसने जवाब दिया, मेरा नाम आर्यन है, रूम सर्विस सुपरवाइज़र। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, पर उसकी आंखें बहुत कुछ बोलती थी। आर्यन धीरे धीरे मेरे दिनों में शामिल होने लगा। कॉफ़ी, डिनर, कभी कभी छोटी छोटी बातें। उसकी आदत थी मेरे चेहरे को पढ़ लेने की। वो समझ जाता था कि कब मैं थकी हूँ, कब गुस्से में हूँ और कब चुप रहने की मूड में। एक शाम मीटिंग खत्म होने के बाद मैं गार्डन में बैठी थी। अचानक आर्यन वहाँ आया और उसने कहा, आपका दिन कैसा रहा मिस आहूजा? मैंने उसकी ओर देखा और जवाब दिया कि जैसा हर बिजनेस वूमेन का होता है, थकाऊ, व्यस्त और अकेला। वो हंस पड़ा और बोला कि चलिए, कम से कम आपने सच तो कहा। इतना कहकर वो मेरे करीब बैठ गया। हालांकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई मामूली सा स्टाफ मेरे बगल में बैठकर मुझसे बातें करे, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि मैं भी शायद उससे बातें करना चाहती थी। इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। पता नहीं क्यों। हम दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। उस दिन हवा में कुछ अजीब सी ठंडक थी। उसने मुझसे पूछा कि आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि शायद ज़िंदगी यही चाहती है। उसने मुस्कुराया और कहा कि ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं करने के लिए। ज़िंदगी हमसे सिर्फ मेहनत करवाना नहीं चाहती, बल्कि बहुत कुछ चाहती है। उसका ये जवाब मेरे दिल में उतर गया। मैंने उसकी ओर देखा और हंस दिया। फिर हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। उसकी हर एक बात मुझे हकीकत की दुनिया से जोड़ रही थी। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी में सिर्फ पैसे की ही अहमियत नहीं होती और पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। धीरे धीरे हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। मुझे उसकी बातें अच्छी लगने लगी। अब मैं हर मीटिंग के बाद उसी होटल में कमरा लेती, ये सोचकर कि मैं आर्यन से मिलूंगी, और हर बार उसे ही रूम सर्विस के लिए बुलाती। मैंने होटल के मैनेजर से बात कर ली थी और ये कहा कि इस होटल में जब तक मैं हूँ, मेरे हर काम को आपका स्टाफ आर्यन ही करेगा। मैं खुद को समझ नहीं पा रही थी। मैं एक बिजनेस वूमेन और वो एक मामूली सा होटल स्टाफ। पर दिल तो किसी का दर्जा देखकर नहीं धड़कता ना। उस रात मैंने अपने कमरे की खिड़की से शहर की रोशनी देखी। अपनी रोज़मर्रा के काम के टेंशन को साइड में रख दिया। उस दिन मैंने हाथ में वाइन लिया और दिमाग में आर्यन का चेहरा। मैं ये सोच रही थी कि क्या मैं फिर से
मोहब्बत करने लगी हूँ, या ये सिर्फ अकेलेपन की आदत है। नीचे होटल के लॉबी में आर्यन किसी और गेस्ट को रिसीव कर रहा था। हमारी आंखें टकराईं और उसी पल मुझे लगा ये कहानी अब सिर्फ होटल के कमरे तक सीमित नहीं रहेगी। अगले दिन सुबह मैंने अपने शेड्यूल को थोड़ा हल्का किया। मैं चाहती थी कि कुछ पल खुद के लिए हो। नाश्ता करने के लिए मैं नीचे रेस्टोरेंट में गई। वहाँ आर्यन पहले से मौजूद था। वो किसी गेस्ट की टेबल साफ कर रहा था। मुझे देखते ही उसने हल्की सी मुस्कान दी। गुड मॉर्निंग मिस आहूजा। गुड मॉर्निंग, मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे सुकून दे रहा था। किसी अजनबी शहर में, किसी अजनबी होटल में अचानक एक इंसान का यूं मिल जाना कितना अलग एहसास होता है। मैंने अपना नाश्ता ख़त्म किया। बाहर जाते समय उसने कहा, अगर आप फ्री हो तो शाम को रूफ टॉप लॉज में आ जाना। वहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है, आपको बेहतर महसूस होगा। मैं चौंक गई। ये होटल स्टाफ के लिए थोड़ा रिस्की था, पर उसने बहुत ही साधारण ढंग से कहा। मैंने सिर हिलाया, देखते हैं। पर उसकी फिक्र और केयर मुझे पसंद आई, क्योंकि वो जानता था कि मैं आजकल कितने मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रही हूँ। शाम को मीटिंग खत्म हुई। शहर में हल्की बारिश हो रही थी। मीटिंग की इतनी टेंशन थी कि मैं मीटिंग खत्म करते ही अपने रूम में आ गई। अपने बिस्तर पर लेटी और गहरी नींद में सो गई। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद मेरी अचानक नींद खुली और मेरे दिमाग में आर्यन की बात गूंजी कि उसने मुझे शाम को रूफ टॉप लॉज पर बुलाया था। उस वक्त मुझे अपने भूलने की इस बीमारी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि मैं मीटिंग खत्म करने के बाद बाकी छोटी बड़ी चीज़ें भूल जाया करती थी, जो मेरे बिजनेस से हट कर थी। मैं जल्दी जल्दी उठी और खुद को आईने में देखा। बाल खुले, हल्की सी लिपस्टिक। मैं खुद को रोक नहीं पाई और रूफ टॉप लॉज में चली गई। वहाँ आर्यन पहले से ही मौजूद था। उसने मुझे देखते ही कहा, आ गई आप? मुझे तो लगा कि आज मुझे अकेले ही ये सब खाना पड़ेगा। उसने पहले से ही मेरे पसंद की चीज़ ऑर्डर करके मंगवाई थी, क्योंकि मैंने उसे बातों बातों में अपने पसंद का खाना बता दिया था। मैंने भी हल्की सी मुस्कान दी और हिचकिचाते हुए कहा, सॉरी, मैं भूल गई थी। दरअसल काम का इतना प्रेशर था कि मैंने इतना कहा ही कि उसने मुझे वहीं टोक दिया और कहा कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। उसका इतना ठंडा रिएक्शन देखकर मैं अचंभित रह गई। मैं सोचने लगी कि क्या कोई अजनबी किसी के लिए इतना कर सकता है, क्योंकि आर्यन पिछले 4 घंटे से वहाँ बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने मुझसे अपनी चेयर पर बैठने के लिए कहा। हमारी टेबल बिल्कुल कॉर्नर पर थी, जहाँ से शीशे के ग्लास के उस पार बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। सामने शहर की रोशनियाँ और नीचे बहती हवा। आर्यन ने चुपचाप 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर की। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद मैंने ही आर्यन से पूछा, आप यहाँ कितने साल से काम कर रहे हैं? आर्यन, तकरीबन 5 साल से। और इससे पहले मैं दिल्ली में था, होटल मैनेजमेंट की कोर्स कर रहा था, और फिर उसके बाद मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। उसकी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने पूरी ईमानदारी से सब कुछ बताया, कोई बनावट नहीं, कोई झूठ नहीं। वो बार बार मेरी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि दूर आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो।
तब मैंने महसूस किया कि उसके पास भी अपना एक दर्द, अपनी एक कहानी है, और मुझे लगा मैं उसके दर्द को बांट सकती हूँ। फिर मैंने कहा, आर्यन, तुम्हें कभी लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारा सपना नहीं है? वो हंस पड़ा। लगता है, लेकिन जिंदगी की ज़रूरतें सपनों से बड़ी हैं। उसकी ये लाइन मुझे भीतर तक छू गई। मैंने सोचा, मैं भी तो यही करती हूँ, सपनों से बड़ी जिम्मेदारियां निभाती हूँ। आर्यन और मैंने बहुत सारी बातें की। मैं उसके सामने उस दिन एक खुली किताब बन चुकी थी। फिर मैंने उससे हर वो बात की जो मेरे दिल में कई सालों से दफन थी। मेरे लिए सबसे बड़ी सुकून की बात ये थी कि आर्यन मुझे बस चुपचाप सुन रहा था। मेरी कही गई किसी भी बात पर उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया और ना ही कोई सवाल किया। उस रात जब मैं कमरे में लौटी तो मैं मुस्कुरा रही थी। पता नहीं क्यों, शायद बहुत समय बाद किसी ने मुझसे सच्ची बातें की थी। उसमें ना ही कोई धोखा था और ना ही कोई झूठ का दिखावा। लेकिन उसी रात मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, तुम अभी भी मुझे याद करती हो। ये मैसेज मेरे अतीत से था, वही शख्स जिसने मुझे हर तरह से तोड़ा था। हाँ, मुझे किसी से प्यार हुआ था। तब मैं कुछ भी नहीं थी, ना एक बिजनेस वूमेन, ना बहुत पैसा। मैं बस अपने पापा के पैसों पर ऐश करने वाली एक लड़की थी। वो मेरा जो भी था वो मेरा नहीं था। उसने मेरे पैसे से प्यार किया था, मुझसे नहीं। और जब ये बात उसे मालूम हुई मैं कुछ भी नहीं करती, तो उसने मुझे छोड़ दिया, ये कहकर कि मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। इस बात ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। शायद वही समय था जब मैं आगे बढ़ने वाली थी, अपने पैरों पर खड़ी होने वाली थी। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की और पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखा। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बहुत सारा पैसा कमाना। और इन सब के बीच मैं साधारण जिंदगी और खुशियों को भूल चुकी थी। और जब मैं फिर से अपनी वास्तविक ज़िंदगी में वापस लौटी हूँ, तब उस इंसान का वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैसेज देखते ही मैंने फ़ोन साइड में रख दिया। खिड़की से बाहर देखा तो नीचे लॉबी में आर्यन काम में व्यस्त था और मैं सोच रही थी कि क्या मैं फिर से वही गलती करने जा रही हूँ। अगले दिन सुबह मैंने आर्यन को रिसेप्शन के पास किसी से बहस करते देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और परेशानी साफ झलक रही थी। मैंने दूर से देखा, क्या आर्यन के पास कोई ऐसा राज है जिसे वो छुपा रहा है? अगली सुबह मैंने आर्यन को बुलाया और पूछा कि क्या हुआ था कल? वो चुप रहा। तुम किसी से बहस कर रहे थे? मैंने कहा। उसने गहरी सांस ली। कुछ नहीं, बस पर्सनल प्रॉब्लम है। उसकी आवाज़ में उदासी थी। मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन दिल में सवाल उठ रहा था। वो कौन है? क्या वो शादीशुदा है? क्या उसका कोई अतीत है? क्योंकि इन दिनों मैंने आर्यन से बहुत सारी बातें की, लेकिन उन बातों में सिर्फ मैं बोल रही थी और वो सुन रहा था। इसलिए मुझे आर्यन के पर्सनल ज़िंदगी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और जब उसने मुझसे कहा कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ी सी उससे डिटैच हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसके ज़िंदगी में इतना बोलने का अधिकार नहीं है। उसी दिन होटल में एक बड़ा कॉरपोरेट इवेंट था। मैं भी उसमें शामिल हुई। आर्यन व्यस्त था, लेकिन भीड़ के बीच हमारी नज़रें कई बार टकराई और हर बार उसके चेहरे पर वही सादगी और वही अपनापन। उस दिन आर्यन से मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं परेशान थी। फिर रात में मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे
आर्यन रूफ टॉप पर मिलेगा। और मैं भागी भागी वहाँ गई। आर्यन वहीं था। मैं उसको देखकर उससे बात तो करना चाहती थी, मगर थोड़ी नाराज़ भी थी। उससे पूछा कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? उसने चुपचाप सिर हिलाया और फिर उसने कहा कि मैं पहले इस होटल में गेस्ट हुआ करता था। मैंने आश्चर्य से कहा, गेस्ट? वो बोला, हाँ, मेरा बिजनेस डूब गया था। मैं कर्ज में डूबा था और फिर मैंने सब कुछ खो दिया। नौकरी मुझे मजबूरी में करनी पड़ी और मैं फिर यहाँ आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। लोग मुझे नीचे देखकर हंसते हैं, लेकिन मैंने सीखा कि काम में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं उसकी बातें उस दिन चुपचाप सुन रही थी। उसके शब्द मेरे दिल में उतर रहे थे। तुम क्यों मुझे ये सब बता रहे हो? मैंने पूछा। वो बोला, क्योंकि तुम अलग हो। तुम्हारे चेहरे पर भी वही दर्द है जो मेरे दिल में है। और एक बात और, कि जब तुमने मुझसे कल ये बात पूछी और मैंने तुमसे कहा कि ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, तो तुम थोड़ी सी उदास हो गई। तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा था कि तुम्हें मेरी बातों से तकलीफ हुई और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मुझसे कोई परेशानी हो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो तुम्हारा भी पूरा अधिकार है मेरे बारे में जानने का। ये सुनकर मैंने गहरी सांस ली। शायद पहली बार किसी ने मेरे दर्द को समझा है और इतना साफ देखा है। उस रात फिर हम देर तक बातें करते रहे। शहर की रोशनियाँ, हवा का झोंका और दो टूटे हुए इंसान। मैंने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया, जैसे किसी ने मेरा बोझ बांट लिया हो। अगले दिन मैं चेक आउट करने वाली थी। बैग पैक करते समय मेरा दिल भारी हो रहा था। क्या ये सिर्फ होटल का रिश्ता था या कुछ और? नीचे लॉबी में आर्यन खड़ा था। मैंने कहा, मैं जा रही हूँ। वो मुस्कुराया, मुझे पता है। आपका शहर है, आपकी ज़िंदगी, लेकिन अगर कभी लौट कर आना हो तो। इतना कहकर वो जैसे चुप हो गया। मैंने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा कि मैं लौट कर ज़रूर आऊँगी। गाड़ी में बैठते समय मैंने पीछे मुड़कर होटल की इमारत देखी। खिड़की में आर्यन खड़ा था। हमारी आंखें मिली और मैंने जाना कि कभी कभी मोहब्बत किसी शानदार मुलाकात का मोहताज नहीं होता, बल्कि दो टूटे हुए दिलों की चुपचाप समझ का भी होता है। मैं उस दिन वहाँ से चली गई, मगर आर्यन मेरे दिल में घर कर गया था। मैं दिन भर कुछ भी नहीं करती, सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती। मैं कितना भी व्यस्त रहती, लेकिन शाम होते ही मुझे आर्यन की याद सताने लगती थी। मुझे उसकी शायद ज़रूरत महसूस होने लगी। मैं चाहती थी कि आर्यन मेरे पास रहे, जो ऑफिस से वापस होटल आने पर मेरे चेहरे पर छुपी उदासी को पहचान सके और मुझसे उसका कारण पूछे और घंटों मुझे सुने। मैं कभी भी उस रास्ते से गुजरती तो एक बार ज़रूर उस होटल की तरफ मुड़कर देखती थी, यही सोचकर कि होटल के बाहर मुझे शायद आर्यन की एक झलक दिख जाए। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस होटल के भीतर नहीं जाती। ऐसे ही कितने महीने बीत गए, लेकिन एक बार मैं जब उस होटल के सामने से गुजर रही थी, तब मेरी नज़र होटल के ऊपर लगे बैनर पर पड़ी, जिस पर लिखा था आर्यन्स 5 स्टार होटल। होटल के नाम को पढ़कर मुझे एक झटका सा लगा, क्योंकि उससे पहले उसी होटल का नाम कुछ और था और अब कुछ और। ये देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और गाड़ी से उतरकर होटल के अंदर चली गई। रिसेप्शन पर मुझे वही रिसेप्शनिस्ट मिली जिसने मुझे पहचान लिया और उसने कहा, गुड मॉर्निंग मैम, मे आई हेल्प यू? मैंने उससे कुछ खास कहा नहीं और एक कमरा बुक कर लिया, जबकि वहाँ मुझे ठहरना नहीं था।
रिसेप्शनिस्ट ने मुझे रूम की की दी और कहा कि आपका कमरा नंबर 1070 है। मैंने जाते जाते रिसेप्शनिस्ट से कहा कि मेरे रूम की सर्विस के लिए सिर्फ आर्यन को भेजा जाए। ये बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ा सा घबराई और संकोच करते हुए उसने मुझसे कहा कि सॉरी मैम, आप जिस आर्यन की बात कर रही हैं वो आपके रूम सर्विस के लिए नहीं आ सकते। मैंने उसकी बात सुनकर उससे दोबारा सवाल किया, क्यों? उसने मुझे कहा, क्योंकि मैम वो इस होटल के मालिक हैं, वो आपको रूम सर्विस कैसे दे सकते हैं? मैं चौंक गई। मैंने कहा कि मालिक, लेकिन वो तो यहाँ पर रूम सर्विस का काम करता है ना। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैम आप प्लीज़ अपने रूम में जाइए, आपको वहीं सारी बातें मालूम हो जाएंगी। मुझे उस वक्त तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं अपना गुस्सा शांत करते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरे दिमाग में सिर्फ रिसेप्शनिस्ट की बातें गूंज रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रही थी। अगर आर्यन इस 5 स्टार होटल का मालिक है तो उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्यों मेरे सामने एक रूम सर्वेंट बनकर आया? मैं ये सोच सोच कर दुखी हो रही थी कि इस दुनिया में कोई भी सच्चा नहीं है, हर किसी के मन में छल और कपट है। मेरे ज़िंदगी में आया वो दूसरा लड़का भी जिससे मुझे लगाव हो चुका था, उसने भी मुझसे झूठ बोला और एक बार फिर मेरा दिल दुखाया, एक बार फिर मेरे साथ धोखा हुआ। मैं ये सब सोच सोच कर बेचैन हो रही थी कि तभी मेरे दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। मैंने कह दिया कि दरवाज़ा खुला है। कोई अंदर आया और बोला, आपका स्पेशल टोमेटो सूप मैम। ये आवाज़ मुझे जानी पहचानी लगी। मैंने तुरंत पलट कर देखा तो सामने आर्यन खड़ा था, वही नीली शर्ट और ब्लैक पैंट और हाथ में सूप का ट्रे। मुझे उसे देखकर और भी गुस्सा आने लगा और मेरे आंखों में आंसू भी। मैंने रोते हुए और नाराज़गी भरे स्वर में उससे कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम सब झूठे हो। लेकिन तभी आर्यन मेरे पास आया और उसने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर मुझे क्या एक मौका मिलेगा? मैंने उसकी ओर देखा, उसके आंखों में भी आंसू थे और वो शायद मेरे लिए ही। उसने फिर से कहा, अगर इस बार भी झूठ सुनना हो तो आज शाम रूफ टॉप लॉज पर आ जाना। इतना कहकर वो वापस जाने लगा। गेट तक पहुंचकर उसने पलट कर देखा और कहा, प्लीज़। मैं तभी से शाम होने का इंतज़ार करने लगी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसकी बातें सुननी थी, एक आखिरी बार ही सही। शाम होते ही मैं वहाँ पहुँच गई। ठीक उसी जगह, उसी टेबल पर आर्यन मेरा इंतज़ार कर रहा था। जब मैं वहाँ पहुँची तो उसने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया और कहा, जानना चाहती हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? मेरा गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर था। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराया और बोला, दरअसल मैं तुम्हारे डैडी के दोस्त का बेटा हूँ, आर्यन आहूजा, और ये होटल भी मेरी है। मैं इस 5 स्टार होटल का मालिक हूँ। मैं आश्चर्यचकित थी, मैं बस उसको सुन रही थी। उसने आगे कहा कि एक दिन तुम्हारे पापा का फ़ोन आया और उन्होंने मेरे पापा से हमारी शादी की बात की। अगर साथ ही रहना है तो क्यों ना हमारी शादी हो जाए, उन्होंने मेरे पापा से कहा। मगर साथ में ये भी कहा कि तुम शादी करना नहीं चाहती क्योंकि तुम्हें एक लड़के से धोखा मिला है, इसलिए तुम्हारा विश्वास लड़कों से और शादी से टूट चुका था। तुम्हारे पापा बहुत ही परेशान थे क्योंकि तुम उनकी इकलौती बेटी हो। वो नहीं चाहते थे कि उनके चले जाने के बाद तुम्हारा कोई सहारा ना रहे। उन्होंने मेरे डैडी से कहा कि किसी भी तरह से आर्यन और मान्या की शादी करानी होगी,
तुमने मुझे नहीं देखा था, मगर मैंने तुम्हें देखा जब तुम अपने डैड के साथ एक बिजनेस मीटिंग के लिए दुबई जा रही थी। फ्लाइट 2 घंटे लेट थी और तुम दोनों इसी होटल में रुके थे। मेरी तरफ से तो शादी के लिए हाँ थी, लेकिन तुम्हारा कोई भरोसा नहीं था और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हारे डैड के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। जब मैं पहली बार तुमसे इस कमरे में मिला तो तुम्हारा चेहरा देखकर मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ समझ चुका था। तुम्हारे दर्द को महसूस करना चाहता था, इसलिए तुम्हारे करीब आया और मैं चाहता था कि तुम भी मुझे पसंद करो। अगर ये बात तुम जान जाती कि मैं पैसे वाला हूँ तो शायद तुम इस शादी के लिए मना कर देती, क्योंकि तुम्हें एक ऐसा हमसफ़र चाहिए जो तुम्हें समझ सके, तुम्हें छोटी छोटी खुशियाँ दे सके। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की, तुमसे झूठ कहा कि मैं गरीब हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बिताया वो पल और वो ढेर सारी बातें झूठ नहीं थी। अब आगे तुम्हारी मर्जी। उसने इतनी आसानी से सब कुछ कह दिया और वहाँ से चला गया बिना मेरा जवाब जाने। उसके जाने के तकरीबन 1 घंटे तक मैं वहीं बैठी रही और सिर्फ उसके बारे में ही सोच रही थी। मुझे तब याद आया कि कैसे डैडी ने मुझे उस होटल पर ठहरने के लिए फोर्स किया था। ये सब कुछ एक तरफ तो मुझे गलत लग रहा था, लेकिन आर्यन की बातें और उसका चेहरा झूठ नहीं था। काफ़ी सोचने और समझने के बाद मैंने ये फैसला किया कि आर्यन वो लड़का है जिसकी मुझे सालों से तलाश थी, और अगर अब इसे मैंने खो दिया तो शायद मैं ज़िंदगी भर अधूरी रह जाऊंगी। मैं जैसे ही नीचे आई, मैंने देखा कि रिसेप्शन के सामने वाले हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, जो थोड़ी देर पहले नॉर्मल था। मैं जब वहाँ पहुँची तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे एक लिफाफा दिया और कहा कि मैं हॉल एरिया में चली जाऊँ। वो लिफाफा जब मैंने खोला तो उसमें लिखा था, विल यू मैरी मी। ये पढ़कर मैं समझ गई कि आर्यन ने ही ये लिफाफा मेरे पास भिजवाया है। मेरी नज़रें उसे इधर उधर ढूंढने लगी। फिर मैंने देखा कि सामने आर्यन खड़ा था और पियानो की धीमी धीमी आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी। आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कान मुझे साफ बता रही थी कि उसे मालूम था कि इस रिश्ते के लिए मैं उसे कभी मना नहीं करूँगी। मैंने भी अपना गुस्सा थूक दिया और हाँ कर दी। महज 1 हफ्ते में ही हमारी शादी हो गई और आज हम दोनों साथ हैं। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही कहानियों का सिलसिला है, कभी मोहब्बत, कभी संघर्ष, कभी उम्मीद तो कभी जीत। हर कहानी में हमें कुछ सिखाया जाता है, हमें बदलती है वो कहानी और जोड़ती भी है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो इस एहसास को हमसे ज़रूर शेयर करें। आपको इस कहानी का कौन सा पल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एहसास के साथ, द साइलेंट पेन अनकही कहानी पर।